नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षांत और मैं आज आप सबको पढ़ाने वाला हूँ फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2, जो हम अनुच्छेद 13 से देखेंगे। अनुच्छेद 12 तक हम कवर कर चुके हैं इसको। और हमने इससे पहले फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन देखा, उसकी स्पेसिफिकेशन देखी, इसकी विशेषताएं देखी। और अनुच्छेद 12 मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें हमने स्टेट की टर्म को देखा कि राज्य की परिभाषा क्या है। उसमें मैंने आपको चार चीज़ें बताई थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13 से। तो अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। तो इसका अर्थ है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है, अगर कोई कानून ऐसा आता है जो फंडामेंटल राइट्स का विरोध करे या फिर फंडामेंटल राइट्स का हनन करे, तो उन कानूनों को वाइड करना होगा। वाइड या नल घोषित कर देना होगा, यानी शून्य घोषित कर देंगे उन कानूनों को। वो कानून फिर कानून नहीं रहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। तो ये जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 13 है, वो अगर कोई भी फंडामेंटल राइट के विरोध में कोई कानून आता है, तो उस कानून को बंद करना अनुच्छेद 13 में लिखा है। आपको बात क्लियरली समझ आ रही होगी। तो हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से कि जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का जो टर्म आएगा वो आएगा अनुच्छेद 13 से निकलकर। तो जुडिशियल रिव्यू क्या क्यों आया है ये वर्ड, मैं आपको बताता हूँ। इस अनुच्छेद से निकल के ये वर्ड आया है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, ये बात ध्यान में रखना कि जुडिशियल रिव्यू पूरे संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। ये आर्टिकल 13 से निकल कर आता है, बट संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं ये वर्ड जुडिशियल रिव्यू लिखा नहीं गया है। तो अनुच्छेद 13 जो है वो कहता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट के अपोज में या फिर हनन करते हुए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हुए कोई लॉ आ गया, ठीक है, उस लॉ को कर देंगे नल एंड वॉइड, यानी शून्य घोषित कर देंगे, यानी वो कानून है ही नहीं। तो हम इस कानून का रिव्यू करेंगे, ये देखने के लिए कि फंडामेंटल राइट्स का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से हम इस रिव्यू करने को जुडिशियल रिव्यू का नाम दे देते हैं। हिंदी में इसको न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 13 मैंने आपको ये बताया। अनुच्छेद 13 के अंदर हमें चार लॉज देखने को मिलते हैं। लॉ जो टर्म है अनुच्छेद 13 में, उसमें चार चीज़ें आती है। कौन कौन सी चीज़ें आती है? लॉज कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है परमानेंट लॉज। परमानेंट लॉज मतलब जो हमारी लोकसभा से पास हो गया बिल, फिर राज्यसभा से पास हुआ, फिर उस पर राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर कर दिए गए, तो वो बन जाता है परमानेंट लॉज। बिल से लॉज बनने की प्रक्रिया होती है वो। दूसरी चीज़ आती है टेम्पररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस। जैसे आपको अगर पता होगा, न्यू दिल्ली में सर्विसेज को लेके एक ऑर्डिनेंस पास हुआ 2021-22 में। दिल्ली में सर्विसेज को लेके एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था, ठीक है। फिर ऑर्डिनेंस में क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉज होता है। इसको हम कह सकते हैं कि लगभग ये 6 मंथ और उसके बाद 6 हफ्ते, 6 मंथ, 6 मंथ एंड 6 वीक्स तक इसकी वैलिडिटी होती है, किसकी? ऑर्डिनेंस की। इसके बाद इसको राज्यसभा और लोकसभा से पास कराना पड़ता है। न्यू दिल्ली में जो सर्विसेज का बिल आया था उसको भी पास कराया गया लोकसभा से। तो मेनली मैं आपको ये बिल बता देता हूँ कि क्या था, जब मैंने बात करी दी है। तो सर्विसेज बिल में न्यू दिल्ली के सर्विसेज बिल में था कि जो ऑफिसर्स हैं, जो गवर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ना कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट न्यू दिल्ली की। तो जो पूरा भी ट्रांसफ़र वगैरह है, अपॉइंटमेंट है ऑफिसर्स की, ये सब चीज़ें अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। तो ये मुद्दा मैंने आपको बता दिया। न्यू दिल्ली की सर्विसेज एक्ट इसको कहते हैं, न्यू दिल्ली सर्विसेज एक्ट। तो जो ये है ऑर्डिनेंस, ये से 6 वीक्स और 6 मंथ तक वैलिड रहता है। इसके बाद इसको लोकसभा से पास कराना होता है, फिर राज्यसभा से पास कराना होता है। तो टेम्परेरी लॉज को परमानेंट लॉज बनाना पड़ता है, अदरवाइज ये नल एंड वाइड हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑर्डर बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन। इन सब चीज़ों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कभी कोई ऑर्डर आ जाता है, वो भी कुछ दिनों के लिए रहता है। बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें, नोटिफिकेशन आ जाती है कई बार, कई यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन आ जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसी चीज़ें जो है ये लॉ टर्म को डिफाइन करती है। तो चौथी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। ऐसे कस्टम और यूजेस जिनको कोई सरकार की तरफ से कोई मोहर नहीं लगी है, उन पे कोई ये ऑफिशियल नहीं चल रहे हैं। जैसे मंगलवार को बाल ना कटाना, इस वजह से नाई की जो दुकानें हैं वो बंद रहती है, आपको पता है। तो एक तरीके से ये रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, कस्टम और यूजेस चलते जा रहे हैं। जैसे रविवार को हर कोई बाल कटाने पहुंच जाता है, तो वो एक तरीके से कस्टम्स हैं, एक तरीके से रीति रिवाज है, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है उनको नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज कहते हैं, और ये भी लॉज का एक पार्ट हो जाती है। इसी की तरह मंगलवार के दिन कोई चिकन नहीं खाता है, होता है ऐसा इंडिया में बहुत जगह। तो एक तरीके से ये रूल बन के रह गए हैं, एक कस्टम्स जो है वो रूल बन के रह गए हैं, जबकि इनकी कोई सोर्सेज में कोई नॉन लेजिस्लेटिव है, इनका कोई सोर्स नहीं है। अनुच्छेद 14 देखेंगे। अनुच्छेद 13 मैंने डिफाइन कर दिया। अनुच्छेद 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये दो अलग अलग टर्म है। इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ जो टर्म है ये आया है ब्रिटिश ओरिजिन से, डाइसी का रूल भी इसमें है,
है, इसी का रूल हम इसमें देख सकते हैं, बट मैं आपको कवर नहीं कराऊंगा, उस बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसी के साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये दोनों टर्म को हम समझने वाले हैं अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 14 का जो फर्स्ट कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या है? अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। मान के चलिए कोई भी एक व्यक्ति है, किसी भी समुदाय में रहने वाला कोई एक व्यक्ति है, उसके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होंगे, उसको कोई ज़्यादा अधिक चीज़ें नहीं मिलेगी, कोई स्पेशल चीज़ें नहीं मिलेगी। जैसे जहाँ सभी लोग बैठेंगे वहाँ भी वहीं वो भी वहीं बैठेगा, वो जो एक नागरिक है उस ग्रुप का। तो किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड बाय एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। तो जो सभी लोग हैं उनको इक्वल सब्जेक्शन मिलेगा, ठीक है? जो सारे लोग हैं उनको इक्वल सब्जेक्शन मिलेगा, किसी को ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, नो पर्सन इज अबव द लॉ विदर रिच और पुअर, हाई और लॉ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। तो कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं होगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या फिर हाई हो, लो हो, या फिर ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो आम इंसान हो, सभी कानून के नीचे रहेंगे। तो ये अनुच्छेद 14 का पहला कॉन्सेप्ट बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका अर्थ, इक्वलिटी बिफोर लॉ का अर्थ है कि कानून से पहले समानता है। इक्वल प्रोटेक्शन का ऑफ लॉ का मतलब है कि जो कानून की प्रोटेक्शन है वो सभी को बराबर मिलेगी, यानी कानून सभी को बराबर प्रोटेक्शन देगा। तो इसका ए पढ़ते हैं कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। तो जो भी ट्रीटमेंट है इक्वलिटी का वो सभी को बराबर मिलेगा, उसमें किसी को इक्वलिटी का ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, किसी को कम नहीं मिलना चाहिए, सभी को समान रूप से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसके साथ सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसमें मोटा मोटा ये याद रखिए कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए इक्वलिटी की टर्म्स पे। बात करें तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती है। इसमें हम मेनली ये निकाल के चलते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी, जस्टिस और लीगल स्टेटस को लेके एक इनका मतलब है। ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और जस्टिस, तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। तो ये मोटा मोटा आर्टिकल 14 आपको कहता है। इसी के साथ अनुच्छेद 14 से निकल कर आता है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन सबसे पहले यूज़ किया था अमेरिका के JF कैनेडी ने। यूएस के JF कैनेडी ने अफर्मेटिव एक्शन को निकाला गया था। एक तरीके से अफर्मेटिव एक्शन को रिजर्वेशन भी कह सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें निकाली सबसे पहले JF कैनेडी ने, और ये आपको पता ही होगा कि अमेरिका के PM रह चुके। तो अफर्मेटिव एक्शन मैंने आपको बताया कि क्या है, रिजर्वेशन है। इसके साथ अब आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। इसमें एक तरफ है इक्वालिटी, आप देखिए कि ये प्रिविलेज हैं, सभी को बराबर मिले हैं, बट यहाँ प्रिविलेज किसी को कम मिले हैं, किसी को ज़्यादा मिले हैं और किसी को मिले ही नहीं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जनरल, हम इसको नॉर्मली कह सकते हैं फिलहाल अभी इस समय में। तो जनरल है, OBC SC ST है, तो सभी को तब जाके समाज जो है ये बराबर हो रहा है, बट यहाँ पे समाज बराबर नहीं हो रहा है। अगर हमको प्रिविलेज या फिर हमें जो अपॉर्चुनिटी है वो तीनों को बराबर मिलेगी तो ये समाज बराबर नहीं चलेगा। इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा। तो हमें लोगों के हिसाब से उनको प्रिविलेज देनी होगी कि SC ST को इतनी मिलेगी, OBC को ज़्यादा मिलेगी, जनरल वालों को नहीं दे रखी है क्योंकि वो पहले से ऊपर के तबकों में आते हैं। तो इस तरीके से इक्वलिटी और इक्विटी में डिस्टेंस आप समझ गए होंगे। तो हम एक्सेप्शन देखते हैं कि राइट टू इक्वलिटी जो अनुच्छेद 14 है उसमें एक्सेप्शन क्या क्या है। एक्सेप्शन हम इसके देख लेते हैं। मैंने आपको अनुच्छेद 14 पढ़ा, अनुच्छेद 15 पढ़ाना बाकी है। तो राइट टू इक्वलिटी के एक्सेप्शन क्या क्या है। सबसे पहला एक्सेप्शन है अनुच्छेद 361। इनको आप याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो है ये इम्यूनिटीज़ को इंजॉय करते हैं। क्या क्या इम्यूनिटीज़ इन पे होती है? सबसे पहली इम्यूनिटी होती है कि नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। अगर इन्हें किसी कोर्ट में जाने पे उत्तरदायित्व नहीं होता है इनका, एक तरीके से ये कोर्ट में उत्तरदायी नहीं होते हैं। अगर कोर्ट इनसे क्वेश्चन पूछता है प्रेसिडेंट और गवर्नर से, राज्यपाल और राष्ट्रपति से, तो ये उत्तरदायी नहीं होते हैं। इनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि उत्तरदायित्व दे पाएँ या फिर ना दें। तो ऐसी पावर्स हमारे राष्ट्रपति और गवर्नर को मिली है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यू। तो कोई भी क्रिमिनल अगर राष्ट्रपति करे, कोई भी गवर्नर और राष्ट्रपति अगर क्रिमिनल करे तो उन पर कोई प्रोसीडिंग नहीं चलती है कोर्ट्स में। तो ये भी एक तरीके से एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल हमको देखा जाए तो प्रेसिडेंट में यानी राष्ट्रपति में आज तक इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है, क्योंकि राष्ट्रपति एक उच्च इंसान होता है जिसकी सोच बहुत ही ऊपर की हो। तो राष्ट्रपति में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। गवर्नर में एक ऐसा एग्जाम्पल है, शीला दीक्षित को आप ले सकते हैं। राजस्थान के गवर्नर जो पहले थे उनका नाम मैं आपको उनका नाम शायद कोई कल्याण है, कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह और
शीला दीक्षित का केस आप ले सकते हैं, उन पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चली, जबकि जबकि इन पे बाबरी मस्जिद का केस लगा था कल्याण सिंह पे। तो ऐसी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलती। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो इनका टर्म ऑफ ऑफिस है, इनमें इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें इम्प्रिजनमेंट इनका नहीं किया जा सकता, इन्हें जेल के अंदर नहीं डाला जा सकता है। किसे? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। कोई सिविल प्रोसीडिंग भी इनके ऊपर नहीं चल सकती है आसानी से, इससे पहले इनको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी प्रिविलेज मिले हैं राष्ट्रपति और गवर्नर को। और इसका मोटा मोटा आपको एक चीज़ गलत लग रही होगी, बट इसका जो एक्सक्यूज़ हम मतलब हमें मिलता है कि ये संविधान में क्यों दिया गया है, तो ये इसलिए दिया जाता है, मान के चलिए राष्ट्रपति है भारत का, तो उस राष्ट्रपति के कंट्रोल में ही भारत है, तो उसको हम सजा कैसे दे सकते हैं? तो इन चीज़ों पर ये चलता है गवर्नर का, कि राज्यपाल ही राज्य पर शासन कर रहा है, तो हम उसी को कैसे इम्प्रिजमेंट कर लें? तो ऐसी चीज़ों इसका एक्सक्यूज देते हैं। तो इसके साथ नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। तो अगर कोई भी, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को दिखाता है हमारी, हम न्यूज़पेपर में कुछ भी पब्लिश करते हैं उसके बिहाफ पर हमको जेल नहीं हो सकती है, हम पे कोई कार्रवाई नहीं चल सकती है, ये अनुच्छेद 361 ए में लिखा है। इसी के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपस में गाली गलौज भी क्या मतलब, अगर कोई बुरी भाषा बोलते हैं तो भी उन पे केस नहीं होता है, तो ये अनुच्छेद 105 में है। इसी के साथ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर यानी हमारी विधान परिषद और विधानसभा के जो भी लोग होते हैं, अगर वो एक दूसरे को कुछ कह देते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं चलती है, यह अनुच्छेद 194 है। इसके साथ अनुच्छेद 31C भी एक्सेप्शन है अनुच्छेद 14 का, यहाँ पे डीपीएसपी का पूरा खेला जाता है, अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएंगी समझाने वाली, तो मैं ये डीपीएसपी में कवर करूंगा। तो मैंने आपको टोटल बता दिया कि एक्सेप्शन क्या क्या है किसके, अनुच्छेद 14 के यानी राइट टू इक्वलिटी के। सबसे पहला आएगा 361, फिर आएगा 361A, फिर आएगा 105, फिर आएगा 194 और आखिर में आएगा अनुच्छेद 31C। इसी के साथ कुछ और एक्सेप्शन भी हैं, जैसे अम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जो यहाँ से डिप्लोमेट्स जाते हैं दूसरे देशों में, तो उन्हें भी इम्यूनिटी मिलती है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग की। ऐसा एक बार अफ्रीका के और इंडिया के केस में भी हुआ था, अब इतनी गहराई में मैं जाऊंगा नहीं। और इसके साथ यूएनओ आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, तो यूएनओ और इसकी एजेंसीज जो हैं वो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को एंजॉय करती है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 15 पे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इसका मेनली अर्थ है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन को ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, धर्म को लेकर, रेस का अर्थ यहाँ पे काला और गोरा से लेके आता है, कास्ट एससी एसटी जनरल ओबीसी, सेक्स मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी को लेकर स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी सिटीजन को लेकर। तो ये चीज़ें हमने देखी, हम इसे कहते हैं जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना, अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। तो इसी के साथ अनुच्छेद 15 में 2 चीज़ों को मेनली हमें लिखाया गया है। तो इसमें लिखा है एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। तो जैसी चीज़ें हैं जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, कोई शॉप है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, और इसके साथ पब्लिक इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं जैसे सिनेमा घर वगैरह हो गए, हॉल्स वगैरह हो गए, मॉल्स हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे किसी को डिनाई नहीं कर सकते, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं अगर कोई निजी जाति का है, ठीक है। हम किसी भी स्पेशल बंदे को यहाँ जाने से मना नहीं कर सकते, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं सार्वजनिक जगहों पर, ठीक है। इसी के साथ यूज़ ऑफ वेल्स, जो कुएं का इस्तेमाल है, टैंक्स का इस्तेमाल है, बाथिंग घाट्स हैं, रोड हैं, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट हैं, इन सब को भी हम मना नहीं कर सकते हैं किसी भी स्पेशल इंसान से या किसी भी निजी जाति के लोगों को। तो ये अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि हम भेदभाव नहीं कर सकते। इसके 3 एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं कि प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो महिलाएं और बच्चे हैं उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बन सकते हैं, ये इसका एक्सेप्शन आएगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मिल सकती है वुमेन को लोकल बॉडीज़ में, जैसे अभी हाल ही में लोकसभा में रिजर्वेशन निकली है 1/3 सीट्स फॉर वुमेन, बहुत पहले से चलता आ रहा था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो हम देश ये एक्सेप्शन मानते हैं अनुच्छेद 15 का, और ये चीज़ें बुरी नहीं है, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें इक्विटी को दिखाती है, इक्वालिटी को नहीं इक्विटी को दिखाती है। ऊपर वाली पिक्चर याद करिएगा। तो इसी के साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मिलती है, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिलते हैं, तो ये भी इसका एक्सेप्शन हो जाता है। इसी के साथ जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज हैं उन्हीं को इंस्टीट्यूशन वगैरह में
प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन हो गया, तो वहाँ भी इनको रिजर्वेशन मिलता है सीट्स का, चाहे वो एडेड हो या फिर अनएडेड हो स्टेट के द्वारा। अनएडेड और एडेड का अर्थ हुआ कि वो सरकार से पैसा लेंगी। एडेड का अर्थ है कि सरकार से पैसा ले रही है तब जाके इंस्टीट्यूशन चल रहा है। अनएडेड का अर्थ है कि सरकार से पैसा नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 में चलते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी जो अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, यानी कोई भी सरकारी नौकरी आ रही है तो उसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो सभी को इक्वल मिलेगी, उसमें भेदभाव नहीं होगा। किस किस चीज़ों को लेकर भेदभाव नहीं होगा? जो सारी चीज़ें अनुच्छेद 15 में लिखी गई है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, तो इन सब और रेजिडेंस, इन सब को लेकर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी भेदभाव नहीं होगा किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो इसी के साथ इसकी 3 एक्सेप्शन है। पहला है रेजिडेंस को लेकर। मान के चलिए उत्तराखंड में कोई नई जॉब की वैकेंसी आती है और वो सरकार उसमें कहती है कि वहाँ उत्तराखंड का नागरिक होना अनिवार्य है, तो ये वहाँ के रेजिडेंस को एक तरीके से बढ़ावा दे रहा है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। ये चीज़ बुरी नहीं है, बट ये इसका एक्सेप्शन है। अब मान के चलिए इंडिया है, इंडिया में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो नागरिकता कहाँ की चाहिए? इंडियन की होनी चाहिए। अब कोई फॉरेनर आके इंडिया का राष्ट्रपति बन जाएगा तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी, आपको भी समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से रेजिडेंस जो है वो एक्सेप्शन हो जाता है अनुच्छेद 16 का। इसी के साथ बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन या फिर रिजर्वेशन निकलता है, तो ये भी सही चीज़ है, इक्विटी को दिखाता है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसी के साथ तीसरी चीज़, कोई स्पेशल पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर हम जॉब की वैकेंसी डाल सकते हैं। जैसे कोई मदरसा टीचर है तो उस इंसान को मुस्लिम होना ज़रूरी है। आप खुद ही मान के चलिए, आप अगर किसी को उर्दू पढ़ानी होगी तो उसके लिए मुस्लिम ही बंदा चाहिए होगा। अब कोई कोई हिंदी इंसान है जिसको हिंदू आती है, उसको उर्दू का कोई ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे उर्दू पढ़ा देगा? वैसे ही मदरसा टीचर को लेकर है, मदरसा टीचर में मुस्लिम चाहिए। वैसे ही आर्मी में एक रिलीजियस एजुकेटर होता है, वो हिंदू ही होता है। तो ऐसी चीज़ें इसका एक्सेप्शन आ जाती है अनुच्छेद 16 का, बट ये चीज़ें गलत नहीं है। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं मंडल कमीशन को। 1979 में मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी, मेनली जनता पार्टी सरकार में आई थी इंदिरा गांधी के बाद। जनता पार्टी के जो पीएम थे वो थे मोरारजी देसाई, और उनकी गवर्नमेंट 1979 में एक मंडल कमीशन आती है ऑन द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, जो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसीज हैं, उनके लिए 27% रिजर्वेशन को सजेस्ट करती है। वो कहती है टोटल पॉपुलेशन में 52% कंपोनेंट जो है वो ओबीसी है। ये जो मंडल कमीशन है, ये किसकी चेयरमैनशिप में आता है? बीपी मंडल की। किसकी गवर्नमेंट में आता है? मोरारजी देसाई की। कितने रिजर्वेशन की बात करता है? 27%। और कितना ओबीसी को बताता है? 52% कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ओबीसी को बताता है। बट ये जो है उस टाइम पे लागू नहीं होता है। लागू ये ठीक 11 साल बाद होता है, 1990 में, जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है, वो इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो 27% रिजर्वेशन ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को मिल जाते हैं। इसी के साथ क्रीमी लेयर का एक क्वेश्चन आता है। क्रीमी लेयर का अर्थ मैं आपको बता दूं, क्रीमी लेयर होती क्या है? जैसे दूध होता है, दूध के ऊपर ऊपर की क्रीम होती है, उसी तरह ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में कुछ चीज़ें ऊपर क्रीमी लेयर में है। आपको मैं बताऊं कि जो लोग पहले से इंजॉय कर रहे हैं प्रिविलेजेस को, उनको प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए, ये इसका मोटा मोटा मतलब है। ठीक है, तो ओबीसी कोटा एक्ट भी इसको कहते हैं। 2008 तक इसको ओबीसी कोटा एक्ट भी कहा गया। इसके बाद इसमें क्या क्या लिखा था कि जो भी इंसान है, अगर वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, चेयरमैन है, या फिर मेंबर है यूपीएससी का, एसपीएससी का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, सीईसी का, कैग आपको पता होगा, बहुत ही अटॉर्नी जनरल जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, तो बहुत ही अच्छा पद होता है। इसी के साथ ग्रुप ए, क्लास आई के, ग्रुप बी, क्लास 2 के ऑफिसर, ऑल इंडिया के, सेंट्रल और स्टेट सर्विस के, और कोई भी इंसान बैंक, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, या फिर आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, पैरामिलिट्री में, कर्नल या फिर जनरल की पोस्ट पर अगर है, या फिर डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ऑथर्स, कंसल्टेंट्स है, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़ा है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड का है, एक लिमिट है इस पर भी, तो उनको एनुअल इनकम, या फिर उनकी एनुअल इनकम जो है 8 लाख से ऊपर है, तो उन लोगों को मेनली रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर का, कि जिन लोगों के माता पिता इन पोस्टों पर बैठे हैं उन लोगों को भी क्रीमी लेयर का जो कोटा है वो नहीं मिलेगा, ओबीसी कोटा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इतनी सारी जॉब्स लेकर अगर किसी के माता पिता इन जॉबों में से किसी जॉब पे बैठे हैं तो उन्हें कोटा नहीं मिलेगा, मोटा मोटा मतलब ये है। तो ये सारी जॉब्स आप देख सकते हैं दोबारा।
इसी के साथ जो 8 लाख वाला है कि 8 लाख से ऊपर इनकम है उनको भी कोटा नहीं मिलेगा। तो ये पहले 1 लाख थी, फिर 2 लाख थी, 2.5 लाख थी, फिर 4.5 लाख, 6 लाख, और फिर अब जाके ये 8 लाख हुई है 2012 से। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा थोड़ा चीज़ें। इसके साथ अनुच्छेद 17 देखते हैं, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन। यानी इसमें हम 1955 का अनटचेबिलिटी एक्ट लेकर आते हैं। इसमें मेनली 4-5 रूल्स लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी इंसान को पब्लिक वर्शिप यानी सार्वजनिक स्थल पर पूजा पाठ करने से नहीं रोका जा सकता है उसकी जाति, धर्म या फिर इन चीज़ों के आधार पर। इसके साथ अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है ट्रेडिशनल और रिलीजियस, फिलोसफिकल और अदर ग्राउंड्स पे। कोई भी अनटचेबिलिटी यानी जातिवाद को जस्टिफाई नहीं करेगा। इसके साथ किसी भी शॉप या फिर होटल या फिर पब्लिक इंटरटेनमेंट यानी सिनेमा घर वगैरह में जाने से डिनाई नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। किसी भी इंसान को उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर अनटचेबिलिटी यानी जातिवाद के आधार पर इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ भी किसी भी इंसान को हम मना नहीं कर सकते हैं हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशन में, हॉस्टल्स में, या फिर कोई भी पब्लिक बेनिफिट की जगहों पर। तो ये भी इसमें लिखा है। इसके साथ अनटचेबिलिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रीचिंग करने पर, यानी अनटचेबिलिटी अगर हम फैला रहे हैं तो वो भी हम नहीं कर सकते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। इसके साथ किसी भी अनटचेबल इंसान अगर हम किसी को कहते हैं, ठीक है, और उसको हम अपना सामान बेचने से मना कर रहे हैं, उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं सिर्फ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर यानी अनटचेबिलिटी के आधार पर, तो हम उसको क्या करेंगे, वो भी इस एक्ट के अंतर्गत आता है। ये भी हम नहीं कर सकते हैं एक तरीके से। तो इन सब कानूनों को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अगर मान के चलिए आप किसी का मजाक उड़ाते हैं उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, और वो आप पे कार्रवाई कर देता है, वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, ठीक है, तो आप पे बहुत बड़ी कार्रवाई इसके तहत हो सकती है। तो ये सब चीज़ें 1955 के एक्ट अनटचेबिलिटी यानी ऑफेंसिव एक्ट में ये सब चीज़ें लिखी गई है। इन सब चीज़ों को याद करना बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब आते हैं हम अनुच्छेद 18 पे, जो कि हम आज के पार्ट में हम लास्ट पढ़ाएंगे आपको, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो टाइटल्स होते क्या है मेनली? टाइटल्स, हम यहाँ पे टाइटल्स का अर्थ यहाँ पे हम बताते हैं। टाइटल्स जो है वो टाइटल्स एक तरीके से नोबिलिटी है। नोबिलिटी, हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी नहीं होती है। जो आज के टाइम पे टाइटल्स हैं, जो अवार्ड्स हमें मिलते हैं, जैसे हमें मिलता है पद्म भूषण मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, भारत रत्न मिलता है, तो ये अवार्ड्स हैं, ये टाइटल्स नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ। अब मैं अनुच्छेद 18 आपको समझाता हूँ। तो इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन एबॉडी सिटीजन ऑफ फॉरेनर। तो इसका अर्थ मेनली ये है कि हम किसी टाइटल को, स्टेट से मिलने टाइटल को, अगर कोई स्टेट से हमें टाइटल मिल रहा है तो हम उसको प्रोहिबिट करेंगे अगर वो कोई मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल है तो। इसी के साथ इंडिया का कोई सिटीजन है, वो कोई भी टाइटल किसी बाहर के या फिर विदेश से वो टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। इसी के साथ अगर कोई फॉरेन का इंसान हमारे देश में बैठा है तो भी वो किसी फॉरेन से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट के बिना पूछे। तो हमें प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए होगी, मतलब एक तरीके से हम किसी दूसरे देश से टाइटल एक्सेप्ट करने के लिए हमें अपने देश के राष्ट्रपति से पूछना होगा। इसी के साथ नो सिटीजन ऑफ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट। तो इसका अर्थ मोटा मोटा ये है कि अगर कोई भी इंसान फॉरेन में जाकर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, ठीक है, तो वो इंसान वहाँ से, उस देश से कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता है या फिर कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है। उसके लिए उसे प्रेसिडेंट की कंसेंट या प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए होगी। तो ये साफ साफ लिखा है टाइटल्स में, अनुच्छेद 18 में। इसी के साथ बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में। आपको मैं बता दूं, कोई भी केस आप पढ़ेंगे पहले का तो वो यूनियन ऑफ इंडिया के वर्सेस में आएगा। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आएगा। अगर किसी और नाम से कोई केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का केस है। तो ये जो सारे केस आते हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आते हैं। तो उन्होंने कहा था एक तरीके से कि जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, ये भी एक तरीके से टाइटल्स का काम कर रहे हैं, तो आप इनको बैन क्यों नहीं करवा रहे? तो असल में ये भी बैन हुए थे, आपको मैं आगे बताता हूँ कि ये 1979 में कैसे बैन हुए। तो मेनली यहाँ पर जो कोर्ट है उसने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उसने कहा कि जो हमारे अवार्ड है ये टाइटल्स नहीं है। ये जो टाइटल्स हैं वो हेरिडिटरी टाइटल्स होते हैं नोबिलिटी के, कि राजा जो है अपने बेटे को टाइटल्स दे रहा है। महाराजा का टाइटल होता था, महाराजा धीराज का टाइटल होता था। आप अगर हमारी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वो अलग चीज़ है। इसी के अपोज में अवार्ड्स जो हैं, अवार्ड्स एक तरीके से इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि उस क्षेत्र में वो अच्छा कर रहा है। तो अवार्ड्स को ऐसा कहा गया और टाइटल्स को कहा गया कि हेरिडिटरी यानी फिर राजा के बेटे से राजा को मिलते हैं, सॉरी राजा के बेटे को राजा से मिलते हैं।
तो इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज़ आई कि जो अवार्ड्स हैं वो सफिक्स और प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। अब अगर मान के चलिए अमिताभ बच्चन अपने नाम के आगे पद्म भूषण या फिर भारत रत्न का टैग नहीं लगा सकते हैं, अगर उनको ये चीज़ें मिली है। इसी के साथ सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है तो अपने नाम के आगे सफिक्स और प्रीफिक्स के तौर पर भारत रत्न नहीं लगा सकते, या फिर घर के आगे जैसे नाम लिखा रहता है तो उस नामों में भी ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ 2013 में एक केस चला था हाई कोर्ट में आंध्र प्रदेश के, जिसमें मोहन बाबू और ब्रह्मानंदम पर यह केस लगा था कि उन्होंने मूवी बनाई थी, अपनी मूवी उन्होंने बनाई और उस मूवी के आगे पद्मश्री लगा दिया। तो एक तरीके से ये चीज़ें उल्लंघन होती की गई, जो हमारे रूल में लिखा गया है अनुच्छेद 18 की, सफिक्स और प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट 2013 में मोहन बाबू और ब्रह्मानंदम ने अपनी मूवी के आगे पद्मश्री नाम लगाया था, तो इस वजह से इन पर केस चला 2013 में हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और इनसे पद्मश्री की उपाधि छीन ली गई थी कोर्ट के द्वारा। तो ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं सारे, ये 1954 से स्टार्ट हो गए थे और 1977 में ये डिसकंटिन्यू कर दिए गए मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने। इसी के साथ 1980 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इसको रिवाइव किया, यानी वापस से पुनर्चालन इसका किया गया था अवार्ड्स का। तो आज के लिए इतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको मेरे को बताना है कि लेटेस्ट रेसिपेंट कौन थे भारत रत्न के। सचिन तेंदुलकर के बाद किस किस को भारत रत्न मिला है उन्हें 2020 के बाद, ये आप मेरे को बताइएगा कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, यानी समानता का अधिकार हम देखेंगे, अनुच्छेद 19 से 22 तक हम देखेंगे। धन्यवाद।